विकल्प के रूप में उभर रहा है जन स्वराज। स्थानीय मुद्दों पे, किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, चुनाव लड़ने का मुद्दा यहाँ पर जो प्रशांत जी बता रहे हैं जी वह तमाम मुद्दे हैं जो पूरे बिहार के लिए हैं। जी आप बिहार के किसी कोना में जाइएगा तो शिक्षा की वही स्थिति है, स्वास्थ्य की वही स्थिति है, पलायन की वही स्थिति है, रोजगार की वही स्थिति है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ भी वह सारी समस्याएं हैं। जी हमारे यहाँ जो लोकल समस्या है, जैसे जल निकासी की समस्या है, हमारे यहाँ लोकल जो अभी भ्रष्टाचार को लेकर के सारे लोग तबाह हैं। किसी भी काम के लिए लोग लेकर के जाएं, वहाँ पर उन्हें कोई लीडर अच्छा नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ये जो भी आज बात कर रहे हैं या जो हम लोग की तैयारी हो रही है जन स्वराज की, हम लोग खास करके ये चाह रहे हैं कि हमारी जनता को किसी भी तरह से हरास नहीं कोई कर सके। हमारी जनता स्वतंत्र रूप से रहे और उनके जीवन में जो भी समस्या है उस समस्या का ऐसा कोई हमारा प्रतिनिधि हो जहाँ पर वे जाए तो उन्हें सुकून मिले। अब ऐसा नहीं कि प्रतिनिधि के पास वो जा रहे हैं तो या तो वो डर के जा ही नहीं रहे हैं, या फिर बीच में दलाल आ जा रहे हैं, फिर उनके पास उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, या फिर उनसे बातचीत करने के लिए भी पैसे दिए मतलब विधायक सुगमता से तो उपलब्ध इस तरह से वो काम है। जनप्रतिनिधि। और शिक्षा हमारे बहुत, चूँकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में रही हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट है, लेकिन गार्जियन के पास वैसी व्यवस्था नहीं है ताकि वो अपने बच्चों को उस तरह की शिक्षा दे सके, वैसा स्कूल दे सके। तो अभी जो जन स्वराज कह रहा है कि यहाँ अगर हम आते हैं तो जब तक हम उस तरह का विद्यालय स्थापित नहीं कर लेते हैं तब तक हम ये अधिकार देंगे गार्जियन को कि अपने बच्चे को जिस स्कूल में चाहे उस स्कूल में वह नामांकन करा सकता है, उसकी फीस जो होगा वह जन स्वराज सरकार भरेगी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी शिक्षा के क्षेत्र में, और वैसे बच्चों को एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। पलायन की बात करें तो सबसे भयंकर स्थिति है पलायन। आप जाइएगा गाँव में तो बूढ़े माँ बाप कहीं करा रहे हैं, कहीं पर कोई ऐसा है कि जवान बहू है, वो उसके हस्बैंड नहीं है, ससुर एक कमाने वाले हैं, तो मैंने व्याकुल हो जाइएगा आप देख करके वो सब की स्थिति। अगर हमारे बच्चों का पलायन रुकता है, जैसे अभी कई बच्चों की शादियां भी मैं कराने का अवसर मिलता है, बच्चे सूरत में काम कर रहे हैं, कोई सूता फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई साड़ी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। उन बच्चों के साथ जब मैं आज की तारीख में बात करती हूँ, कल तक तो ये बातें मैं भी नहीं करती थी, लेकिन आज की तारीख में बात करती हूँ कि आपको वहाँ कितना मिलता है, तो 20,000। अगर आपको यहाँ पर 15,000 ही रुपया मिले तो क्या आप यहाँ रहना पसंद करेंगे या वहाँ जाएंगे? तो बोले नहीं, अगर 15 क्या, अगर 13-14 भी मुझे मिले तो मैं यहाँ रहना पसंद करूँगा। फिर जब वहाँ का वे वृत्तांत बताते हैं तो लगता है कि नहीं, सचमुच में पलायन में हमारे बच्चे बहुत ही आज पीड़ित है, बहुत ज़्यादा। तो शिक्षा को लेके आप लोग बोल रही हैं, वो तो एक स्टैंडर्ड रोड मैप आपने तैयार किया। पलायन स्वरोजगार की चर्चा आप लोग कर रहे हैं, तो स्थानीय स्तर पे क्या संसाधन है स्वरोजगार के लिए? देखिए, स्वरोजगार के लिए बहुत सारे संसाधन है। आज की तारीख में हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे उद्योग तो लगा ही सकते हैं। छोटे छोटे उद्योग लगा करके और उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर लोगों को कौशलता की ट्रेनिंग दी जाए, अगर उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए, मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाए, पैकिंग की ट्रेनिंग दी जाए, तो आज तो देख रहे हैं कि गोबर का जो चिपड़ी होता है वो भी अमेज़न पर बिक रहा है जी। तो ये तो सब चीज़ें हैं। हमारे यहाँ मवेशी लोग आराम से रख सकते हैं, हमारे यहाँ दूध से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि रोज़गार उपलब्ध नहीं है, रोज़गार के तरीके नहीं मालूम है, रोज़गार को हम किस तरीके से मार्केटिंग करें ये नहीं मालूम है। अगर यह सारी चीज़ें हैं, पैसे की बात है, किसी भी रोज़गार के लिए पैसा चाहिए। तो आज जो है कि पैसा लेने के लिए एक तो बैंक तक आप जा नहीं सकते हैं, इतना बीच में आपको क्रॉस करना पड़ेगा दलालों को। लेकिन जिस तरीके से 4% पर अगर देने की बात प्रशांत जी कह रहे हैं महिलाओं को, तो महिला अगर लेती है लोन, अगर वो मान लीजिए कि घर में कुछ करे, मार्केटिंग उसका पति करे, तो 4% पर तो आराम से लेकर के 2-3 लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा ना घर में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध तो ये सब तो हो गया विकास, और जो पूरे प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पे आप लोग बोल रहे हैं, जनाधार तेज़ी से साल 1 वर्ष में बढ़ा है आपके जन स्वराज पार्टी का। जिस तरह से जनाधार बढ़ा, वैसे ही चुनाव लड़ने के दावेदारों की संख्या भी बढ़ी है। अगर एक विधानसभा में दर्जन भर दावेदार हैं और किसी एक को टिकट मिलता है, जैसे उदाहरण स्वरूप आपको प्रत्याशी पार्टी बनाती है, तो अन्य दावेदारों से कैसे समन्वय बैठेगा? वो भीतरघात कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। देखिए, मैं बाकी विधानसभा की बात तो आपको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैं अपनी खुद की विधानसभा की बात आपसे करूँगी। गोरियाकोठी विधानसभा की। मेरे यहाँ जितने लोग अभी तक आवेदन दिए हैं,
दावेदारी दिए हैं, उन तमाम लोगों का हम लोगों का आपसी कोऑर्डिनेशन है। हम लोगों की लगातार आपस में बातें होती हैं, लगातार हम लोग किसी न किसी मुद्दे पर मीटिंग करते हैं, हम लगातार एक दूसरे की सभा में जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों में यह आपसी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि हम लोगों में से अगर किसी को जनसुराज टिकट देता है तो हम किसी एक दूसरे के विरोधी नहीं बनेंगे, हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे और हम जनसुराज की सीट को निकालने मतलब कोई तरह का अंतर विरोध नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं है। चलिए, पूर्णतः आश्वस्त हैं। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। इस बार गौरिया कोठी की जो जनता है आपके नाम की भी चर्चा कर रही है, संभावित प्रत्याशी की। पार्टी अगर आपको टिकट देती है और आप जीत के विधानसभा जाती हैं तो किन प्रश्नों को उठाएंगी सबसे पहले? गौरिया कोठी की किन समस्याओं को आप सदन में उठाएंगी? देखिए, सदन में तो हम लोग सबसे पहले शिक्षा और रोजगार की ही बात को लेकर करेंगे सबसे पहला, क्योंकि शिक्षा दो स्तर पर पलायन हो रहा है। एक तो ये है कि जो हमारे गरीब लोग हैं वो मजदूरी के लिए पलायन कर रहे हैं, और शिक्षा भी हमारे यहाँ पलायन हो रहा है, क्योंकि बच्चों को अगर मैट्रिक पास कर रहे हैं, 12 कर लिए, अगर उनको आगे पढ़ना है तो ये बिहार में नहीं जा सकते हैं, उनको कोटा जाना पड़ेगा, बेंगलोर जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। आप कोटा में जा करके आज की तारीख में देखें तो पढ़ाने वाला बिहारी है, पढ़ने वाला बिहारी है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं रह रहे हैं, ये बहुत दुखद स्थिति है। तो हम लोग इस चीज़ को ज़रूर करेंगे कि हमारे यहाँ से पूंजी, हमारे यहाँ से शिक्षा के लिए, ये सारे पलायन, रोजगार के लिए, ये पलायन को किस तरह से रोका जाए, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग आने वाले विधानसभा के लिए क्या अपील कर रही हैं गौरिया कोठी की मतदाताओं से? देखिए, गौरिया कोठी मतदाताओं से हम ये अपील करना चाहेंगे कि वे अभी तक जिस तरीके से जाति और पार्टी में फंसते आए हैं, उन तमाम चीज़ों से अब उन्हें ऊपर उठने की ज़रूरत है, उनको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, और एक बार उन्हें ये देखना है कि अभी तक तो जितने लोगों को लोगों ने देखा है, उन्होंने यही देखा कि चुनाव के समय वे कुछ बोलते हैं और चुनाव के बाद वे कुछ करते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो अभी तक जितने लोगों ने कहा उससे अलग बोल रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति आया है जिसने अपनी संपत्ति, अपना जान धन सब लगाकर इस बिहार की व्यवस्था की बदलने की बात कर रहा है। तो मैं ये अपील जरूर करूँगी कि पूरी जनता से कि एक मौका आप लोग उस व्यक्ति को दीजिए, जनसुराज को दीजिए, और देखने की कोशिश कीजिए कि क्या जनसुराज भी बाकी पार्टियों की तरह कर रहा है, या वास्तव में जो बोल रहे हैं प्रशांत जी वह करके भी दिखाएंगे। अगर करके दिखाएंगे तो आने वाला समय भी हम जनसुराज का होगा, अगर नहीं करके दिखाएंगे वे भी वैसे ही निकल जाएंगे। तो जैसे सभी की भीड़ में जिस तरह से लोग सुन रहे हैं वैसा जनसुराज भी सुनेगा। तो ये मैं अपील करूँगी। एक बार आपका परिचय, आपका परिचय। देखिए, मेरा नाम, सामाजिक राजनीतिक परिचय भी। देखिए, मेरा नाम उर्मिला कुमारी है। ऐसे कोई उर्मिला सिंह कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे अगर कोई पूछे इस क्षेत्र में तो उर्मिला मैडम के नाम से लोग मुझे जानते हैं। मैं यहाँ पर 88 में आई बसंतपुर में। मैं रहने वाली सिवान डिस्ट्रिक्ट की ही हरपुर गांव की हूँ, गौरिया कोठी ब्लॉक की। शादी हमारी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में हुई है, हलवाड़पुर का। मैं यहाँ एक स्कूल के ही माध्यम से आई, उस वक्त प्राइवेट स्कूल था, और उस समय यहाँ आकर के मैंने ये सोच कर मैं आई थी कि मैं यहाँ ट्यूशन कराऊँगी और मैं जब तक इसको सरकारी नहीं होगा। लेकिन टोटल लिटरेसी कैंपेन एक चला 1990 में, आपको याद होगा, जिसमें प्रेम भाई ने ये कार्यक्रम चलाया था अक्षर सेना करके। तो एक मौका मुझे मिला, मुझे धोखे से ही लाया गया, लेकिन लाया गया कि मुझे सिवान के डीएम ने जिला संयोजिका बनाया है। उस ट्रेनिंग के लिए मैं राजगीर गई और वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई सोशल सेक्टर की, क्योंकि अब उसके बाद स्कूल तो सरकारी हुआ नहीं था। तो सोशल सेक्टर की यात्रा शुरू हुई और मैं उस लिटरेसी कैंपेन में मैं वहाँ गई, ट्रेनिंग ली, और मुझे वहाँ एक सचल दल बनाया गया, जिसमें मुझे सचल दल के रूप में रख लिया गया। जहाँ बिहार के उसमें 28 जिला हुआ करता था, मैं 28 जिला में जा ट्रेनिंग देने का काम किया अक्षर सेना का, कैसे टीओटी का, कि किस तरह से उन्हें पढ़ाना है। और उसके बाद वहीं से आगे क्रम बढ़ता गया, जहाँ जीपीसी से मेरी जुड़ा हो गई, गांधी पी सेंटर से। वहाँ शोभा साकरवाड़े थी नेशनल कोऑर्डिनेटर, उनसे मुलाकात हुई। हमारे संयोजक थे प्रेम बसंत भाई, वे हम लोगों को वर्धा लेकर के चले गए कॉन्फ्रेंस में। जीपीसी का कॉन्फ्रेंस चल रहा था, और जीपीसी की कॉन्फ्रेंस में वर्धा हमें जुड़ने का मौका मिला, और वहाँ से यात्रा शुरू हुई। हमें एक्सपोजर के लिए 30 महिलाओं को एक्सपोजर में भेजा गया, उसमें से एक मैं भी थी। एक्सपोजर में मैं गई, वहाँ विजयवाड़ा नास्तिक केंद्र में एक संस्था थी, वहाँ मैं गई, और वहाँ फिर 15 दिनों तक हम लोगों ने वहाँ के 3 ऑर्गेनाइजेशनों को देखा, पूरे गांव को हम लोगों ने एक्सपोजर किया। फिर बाद में हम सारे लोगों को गांधी ये साबरमती आश्रम गुजरात लाया गया,
वहाँ हम लोगों ने इला भट्ट के कार्यों को देखा, जो काम वो लोग कर रहे थे। जी। और उस कार्यों को देखने के बाद एक मन में लगा कि हम जो जानते थे कि राजनीति की है जो कुछ हो सकता है, उससे एक हमारी मानसिकता में चेंज आया। और मैं 92 में मैंने सखीरी महिला विकास संस्थान का शुरुआत। निर्माण किया और उसके बाद मैं लगातार काम करती रही। इस बीच में बहुत सारे लोगों के साथ, जैसे वर्धा में निर्मला गांधी के साथ रहने का मौका मिला, प्रवीणा बहन के साथ रहने का मौका मिला, मदरसा के साथ रहने का मौका मिला। उन लोगों के सानिध्य में रहकर इस समाज के लिए, क्योंकि उसी वक्त में उन लोगों ने हमारे ये गहने जो थे, पायल बिछाई, तमाम चीज़ें उन लोगों ने उतारवा दिया और कहा कि समाज के लिए काम करना है तो फिर इस बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। तो उन लोगों के साथ रहकर काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला और उस क्रम में मैं आगे बढ़ती गई, काम करती गई। और उसमें संसर्ग के एक पटना में ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ के सिन्हा थे, उन्होंने मुझे प्रिया एक संस्था दिल्ली की थी, उसके साथ जुड़ करके मुझे माइंड फेलोशिप मिला और वो करीब 3 साल तक मुझे माइंड फेलोशिप मिला, जहाँ मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मैंने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया। पंचायती राज का उसी समय शुरुआत हुआ था और उसमें मैंने काफ़ी काम किया। तब तक एक हंगर प्रोजेक्ट से मेरी फंडिंग हो गई और उसके बाद जितनी महिलाएं जीत करके आई थी उन सबको हम लोगों ने ट्रेनिंग देने का काम किया। फिर करीब 57 महिलाओं को बिहार से हम लेकर के गए। ABJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुआ करते थे, राष्ट्रपति भवन वार्ड मेंबर थी सभी महिलाएं, पंचायत समिति और वार्ड में, उन सभी महिलाओं को लेकर के हम लोग गए हंगर प्रोजेक्ट के माध्यम से। और उसमें काफ़ी काम करने के बाद इसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के लगा कि कुछ इंटरप्रेन्योरशिप तैयार करना चाहिए। तो आप बसंतपुर में जाएंगे तो करीब सैकड़ों हमारे इंटरप्रेन्योरशिप है, जिसको हमने 5 फेज में यहाँ ट्रेनिंग दिया था और EDII से हमने ट्रेनिंग लिया। तो ये जो बात बिहारी की थी वो चीज़ें मुझे सुनने को मिला जब मैं गई गुजरात में। और ट्रेनिंग 1 महीना का ट्रेनिंग था, तो जब भी कोई एग्जाम्पल होता था तो लोग सीधे कहते थे सो कॉल्ड बिहार, तो ये मुझे बहुत बुरा लगता था। और मैंने एक संकल्प किया वहाँ पर कि मैं इस ट्रेनिंग में बहुत मेहनत करूँगी और मैं यहाँ से रिजल्ट लेकर के जाऊँगी अच्छा। और उस ट्रेनिंग का रिजल्ट ये हुआ कि जब उस ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोगों ने प्रोग्राम किया सिडबी और नाबार्ड के माध्यम से, तो वहाँ हम लोगों को फिर बुलाया गया और बुलाने के बाद और पूरे भारत के स्तर पर फर्स्ट प्राइज़ मैं वहाँ से लेकर के आई 97 में। तो ये उस वक्त में सबको मैंने कहा था उस मंच से कि जब मैं ट्रेनिंग लेने 2 साल पहले आई थी तो उस वक्त में मुझे काफ़ी झेलना पड़ा था, लेकिन मैं उसी वक्त ये बोल के गई थी कि शांति से लेकर क्रांति तक ये सारी चीज़ें बिहार की धरती ही दे सकती है और मैं आपको दिखाऊंगी इस ट्रेनिंग के बाद कि मैं क्या आपके बीच कर रही हूँ। और आज यही है कि यही जगह जो मुझे बिहारी कह करके कहा, आज वही मुझे आज नेशनल अवार्ड भी दे रहा है, फर्स्ट प्राइज़ में लेकर के जा रही हूँ। तो ये एक चीज़ें हुई। वहाँ से आने के बाद फिर DM DDC सब लोगों ने मुझे काफ़ी पुरस्कार दिया और बहुत सम्मान मुझे मिला। आपको जिला मेधा सम्मान से मुझे सम्मानित यहाँ के DM ने किया। सभी यहाँ के मीडिया है, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, सब लोगों ने मुझे कहीं अपराजिता कह करके, कहीं कुछ कह करके सम्मान। एक बार हिंदुस्तान ने बिहार से 100 लोगों को सिलेक्शन किया, उसमें से मुझे भी उसने तलाशा कि मैं भी उस 100 में थी पूरे बिहार स्तर पर, या मुख्यमंत्री ने सबको सम्मानित किया। तो इस तरीके से बहुत सारे काम हम करते गए। तो ये हमारा मुख्य रूप से राजनीति से बिल्कुल अलग हो गई और हमारे लिए वो हो गया समाज। और इतने गरीब लोग जुड़े, चूँकि जब CWS के साथ मैंने काम किया, ऑक्सफैम के साथ मैंने काम किया, तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के मैंने काम किया और डोमेस्टिक वायलेंस मुझे बहुत परिवारों से जोड़ा, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है, कहीं साइलेंट वायलेंस है तो कहीं ऊपर से दिखने वाला वायलेंस है। तो वहाँ जब मैं जाती थी घर में, महिलाएं घर में, बहू घर में, तो वो इशारे से मेरे से बात करती थी कि कभी आप मैंने आइए, जब इस बात को मैं रखती थी वहाँ, फिर वो मुझे बताती थी कि किस तरह से उनके साथ भी वायलेंस हो रहा है। फिर मीटिंग में उनके गार्जियन को बुलाना, उनके साथ मोटिवेशन करना, बातचीत करना। आपसी जब लोगों को पता चल गया तो जब भी लड़ाई झगड़े हो तो लोग मेरे पास आने लगे कि केस करना है, मुझे तलाक ले लेना है। तो ऐसे मैंने बहुतों को, सैकड़ों से ऊपर मेरे ऐसे परिवार हैं जिनको मैं केस नहीं करने दी। मैंने बताया कि देखिए, परिवार में लड़ाई और झगड़े से प्यार नहीं हो सकता है, परिवार प्यार से चलता है, विश्वास से चलता है। और मैं उन लोगों को फिर समझाई और लोगों ने बात को माना। तो इस तरह से एक मेरा क्रेज़ बनते चला गया। इस बीच एक दुर्घटना भी हुई, 96 में एक मर्डर हो गया एक लड़के का, जो यहाँ के स्थानीय जो विधायक की राजनीति कर रहे थे, उनका ही हाथ था। ये मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि पॉलिटिक्स का कुछ मुझे नॉलेज था नहीं। मैं उसमें लीड कर गई इसलिए कि मैंने पूछा कि FIR क्यों नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो रहा है लाश का। और मैंने थोड़ा इनिशिएटिव लिया
हालांकि हुआ सब चीज़, लेकिन उस राजनीतिक ने मुझे फंसाया। हमारे साथ साथ बसंतपुर के करीब 50 लोग उसमें फंस गए और उसमें थाना जला दिया गया, थाना टूट गया, मर्डर जो किया था उसका घर जल गया, हम लोगों पर मुकदमे हो गए। हालांकि सिवान के एसपी आकर के लाश को लेके गए, पोस्टमार्टम हुआ, एफआईआर हुआ, 8 दिन में वो गिरफ्तार हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन हम लोगों पर एफआईआर हो गया, इसका नॉलेज हम लोगों को नहीं था और इसको काफ़ी झेलना पड़ा। 20 वर्षों तक मैंने इस केस में लड़ी हूँ। इस बीच में चूँकि यहाँ जो विधायक जीतते थे और जो हारते थे, ये दोनों ही लोग मेरे से, उनको लगता था कि कहीं ये राजनीति में ना आ जाए, इतना समाज में आगे बढ़ रही है, समाज में इतना इसका लोग बोलबाला है, तो उन लोग हमें डैमेज करने के लिए हर तरह से दोनों लोगों ने किया। किसी ने ऊपर से किया तो किसी ने अंदर से किया, लेकिन दोनों लोगों ने किया जी। और मेरे पर मुकदमे होते गए। 2 मेरे पर अपहरण का केस हो गया, एक अवैध लड़की के व्यापार करने का केस हो गया, ऐसे 5 मेरे पर मुकदमे हुए। 2 पहले से ही मुकदमे थे जी। लेकिन खैर कहा जाता है कि सत्य की विजय होती है, परेशान भले ही जितना हो। उसी क्रम में ये कार्यक्रम चलता गया, मैं काम करती रही अपना बेल उल ले करके सब। अचानक ये डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो कार्यक्रम चल रहा था, उसी में मैंने डिस्ट्रिक्ट जज से मैं मुलाकात की और मैंने बताया कि ये प्रोटेक्शन ऑफिसर सभी CDPO को बनाया गया है, लेकिन किसी CDPO को मालूम नहीं है, क्षेत्र में लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि एक बार एक कैंप में यहाँ लगाऊँ, एक वर्कशॉप करूँ और उसमें सभी लोगों को बैठाया जाए। जज साहब ने काफ़ी मुझे मदद किया। एक मनोज कुमार सिंह एडवोकेट थे, उनका मैंने सहयोग लिया था और उन लोगों की मदद से मैंने सिवान में कैंप किया, वर्कशॉप, जिसमें 75 लोगों ने भाग लिया। उसमें सिवान के सभी CDPOs थे, हर ब्लॉक के सभी थाना प्रभारी थे, हमारे दोनों DSP थे, हमारे SP थे, हमारे DM भी थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे, हमारे 5 मजिस्ट्रेट थे, तमाम लोग थे और मैंने पूरा एकदम खाने पीने की सारी व्यवस्था थी। वो CWS का ही प्रोग्राम था और जब मैंने किया तो उस प्रेजेंटेशन के क्रम में मैंने अपने सारे केसों का भी उल्लेख किया, क्योंकि वहाँ पूरी जुडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों बैठा हुआ था। मैंने किया कि मैं क्या हूँ आपकी नज़र में, आपके ज़िला में, वो भी आपको जानना चाहिए और आपको भी इसका विश्लेषण करना चाहिए कि मैं कहाँ से जूझ रही हूँ, कहाँ से चल रही हूँ। और उसके बाद फिर अपने संस्था का कार्यों का मैंने वर्णन किया। काफ़ी लोग प्रभावित हुए और उसका रिजल्ट ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जज मुझे बुलाकर दूसरे दिन मेरे सारे केसों को, सभी फाइलों को मंगाए, देखे और 6 महीने के अंदर में मुझे सभी केसों से डिस्पोजल कर सभी केसों से हमारे साथ साथ सभी लोग बरी हो गए, सभी लोग बरी हो गए। तो ये एक चीज़ें, एक तरफ अविश्वास और दूसरी तरफ विश्वास। लोग कहते हैं कि नहीं सारे भ्रष्ट हो गए, अगर सभी भ्रष्ट हो जाते तो धरती कैसे टिकती और फिर ये हमारे जैसे लोग कैसे उसमें से निकल करके आते हैं। तो मैंने कभी किसी नेता के पास मैं नहीं गई कहने के लिए, ना मैं किसी से मांगने गई, ना पैरवी करने गई, मैं लड़ती रही। समाज मेरा साथ दिया, एडमिनिस्ट्रेशन मेरा साथ दिया और मैं उससे बरी हुई। और इस तरह से होते होते तब तक 2008 में मेरा स्कूल भी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से लड़ते लड़ते हो गया था और मैं एक शिक्षिका के रूप में हुई। तब से थोड़ा संस्था का काम मेरे तरफ से कम हो गया, बाकी स्टाफ लोग करते रहे। और मैं जब स्कूल में गई तो मैंने बिल्कुल ही एक स्कूल की एक शिक्षिका के रूप में मैंने निभाया और 5 साल पहले मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का भी प्रभार मिला और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने उस काम को किया और उसमें भी मैं एक अच्छा रिकॉर्ड हासिल की। चूँकि एज एक शिक्षिका के रूप में जब सरकार की तरफ से ये साक्षरता कार्यक्रम चल रहा था तो मैं KRP भी थी, मुझे जेल में भी जाकर 2 साल पढ़ाने का अवसर मिला, कैदियों के बीच रहने का मौका मिला। और उसमें भी एक बार KRPO का जो मेला लगा हुआ था तो उसमें हमें बिहार सरकार मुख्य सचिव और संयुक्त सचिव दोनों लोगों ने मुझे पुरस्कार दिया था। चूँकि भाषण प्रतियोगिता में मैंने पूरे बिहार में टॉप किया था और फर्स्ट प्राइज मुझे मिला था। तो वहाँ सरकार की तरफ से मुझे उस वक्त में जब मोबाइल अब नहीं होता था तब मुझे वह पुरस्कार मिला था, सर्टिफिकेट मिला था। तो मैं जहाँ भी गई मुझे पुरस्कार मिला, लोगों ने मुझे सराहा, मेरे उत्साह को लोगों ने बढ़ाया। आचार्य राममूर्ति जैसा व्यक्ति मेरे से 2 घंटा पढ़े कि मैं साक्षर बनना चाहता हूँ और मैंने उनको भी इलिटरेट किया और इलिटरेट करके फिर मैंने उनको लिटरेसी का ज्ञान दिया। फिर मैंने उनको साक्षर की नई IPCL मॉडल के जो ट्रेनिंग मैंने लिया था उस आधार पर। तो ये अरे बड़े बड़े लोगों के साथ रहने का अवसर मिला, उन लोगों का सानिध्य मिला और इस तरीके से सामाजिक क्षेत्रों में मैं आगे बढ़ती गई और मेरा विश्वास भी बढ़ता गया। और 2023 में मैं रिटायर की, इसमें जनसुराज आ गए और प्रशांत जी ने मुझे फिर बुलाया और बुला करके मुझे जनसुराज से जुड़ा। चूँकि कहीं ना कहीं दिल में तो वह दर्द थी
क्योंकि सेवा का मैं भी इच्छा था। मैं भी एक उस घर की लड़की थी जो कि बिल्कुल एक मैं मज़दूर की बेटी। मैं आपको बताऊं, हमारे पिताजी उषा फैक्ट्री के एक वर्कर थे जी। और उस मज़दूर की बेटी, उस गांव की बेटी जहां किसी का लड़का मैट्रिक पास उस वक्त नहीं किया था जब हमने मैट्रिक किया। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो लोग बहुत तरह की बातें कहते थे, कैसे लड़की को ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तरह तरह की बातें, जिसके चलते मेरी शादी तुरंत कर दी गई। मैं फर्स्ट ईयर में ही मैं थी तो मेरी शादी कर दी गई। लेकिन शादी के बाद भी मुझे जो ससुराल मिला वह वैसा लिटरेसी वाला ससुराल नहीं मिला, बिल्कुल गांव का ही ससुराल, इलिटरेट फैमिली। हस्बैंड मेरे मम्मी पे डॉक्टर थे, लेकिन वही मानसिकता थी रूढ़िवादी, चूँकि जमींदारी फैमिली से वो लोग आते थे। लेकिन एक चीज़ था कि मेरे फादर मुझे बहुत कोऑपरेट करते थे। शादी भी इस शर्त पर हुआ था कि मैं जब तक पढ़ना चाहूँगी पढ़ूँगी। तो इसलिए उस सारी चीज़ों को झेलने के बाद मेरी पढ़ाई को उन्होंने नहीं रोका। छोटी बहन मेरी थी जो एक ही साथ, हम लोग 1.5 साल का अंतर था, तो उसके साथ साथ मैं भी एजुकेशन लेती गई और कंटिन्यू हम दोनों बहन ने एमए तक पढ़ाई किया, इसी स्कूल ज्वाइन की, फिर बीएड मैंने किया। तो इस तरह से समाज की बहुत सारे थपेड़ों को झेलने का, नज़दीक से देखने का, लोगों की जुबान से सुनने का, ये मौका सब चीज़ मिला। तो चलिए। पलायन का दर्द तो हम भी झेले थे, बिहारी का दर्द हम भी झेले थे, गरीबी का दर्द हम भी झेले थे। तो ये सारी चीज़ें तो मेरे खुद के अंदर थी, जी। वो कहीं ना कहीं जल रहा था, जो प्रशांत किशोर के आने के बाद ऐसा लगा कि वो एक घी का काम हुआ और वह फिर से ज्वलंत हो गया। और जी। मैंने संकल्प किया कि नहीं, मुझे जब तक अब जो भी मेरा समय बचा है उस समय को मैं जनसुराज के साथ अपना समय दूंगी। चलिए, गौरिया कोठी की जनता भी अब आप पर उम्मीद लगा रही है और नई पारी के लिए आपसे आग्रह कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विचार साझा करने के लिए और आने वाले चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद।